हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो है जीएसटी का मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेके, जीएसटी जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो जो पेपर होने जा रहा है ड्यू के स्टूडेंट्स का, वो 31 मई 2026 को होने जा रहा है, जो रेगुलर वाले हैं। और डिस्टेंस वालों का पेपर भी अब होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जीएसटी एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगी कि और किस तरीके के क्वेश्चन या और किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जीएसटी के नोट्स बिल्कुल रेडी हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको जो है जीएसटी का वन शॉट डालना है तो आपके सामने एक वीडियो निकल के आएगी, जो कि हमारे अपने चैनल पे डाल रखी है हम लोगों ने, जिसमें पूरा कंप्लीट मैंने करवा रखा है जीएसटी के बारे में। और पूरी की पूरी किताब मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली भी कराई थी, ठीक है। एंड वन शॉट भी आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, उसमें मैंने काफी कुछ कवर करवा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, मोस्ट प्रोबेबली वो जा करके देख लेना। सबसे पहले आते हैं जीएसटी जो है, जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता लग ही गया होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और अगर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ से मैं थोड़े से क्वेश्चन और भी लेती रहूंगी साइड बाय साइड कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को ये बता दूं कि टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपना आगे जो भी अपना सिस्टम चलाना होता है तो उसके लिए उनको टैक्स यानी कि इनकम की जरूरत होती है। उसी इनकम को जो है, वो इनकम जो जनरेट होती है वो टैक्स की मदद के द्वारा होती है और ये जनता से ही वसूला जाता है, राइट। सबसे पहले जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो टैक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। वन इज डीटी एंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आईडीटी। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि लाइक इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ऑलरेडी बना रखी है। एंड इनकम टैक्स जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके अंदर क्या होता है कि इनकम टैक्स के अंदर कि हमें डायरेक्ट हमें सरकार को पैसा देना होता है, टैक्स देना होता है अगर हमारी सैलरी अच्छी है, हमारा बिजनेस अच्छा है। इनकम टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंग हमें जो है टैक्स भरना पड़ता है। बट जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इससे तो हम डेली बेसिस पे हर चीज में पे करते हैं सरकार को, लेकिन डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली देते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला गया है। कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस जब हम लेते हैं तो हम उसके ऊपर टैक्स चुकाते हैं। लेट सपोज आप डोमिनोज गए हैं, डोमिनोज में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अभी तक डोमिनोज, बर्गर किंग, ये छोटे मोटे जो फड़ी वाले जो बर्गर होते हैं वो तो सबने खाए होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक ब्रांड का जो जैसे बर्गर है, डोमिनोज का पिज्जा है, ये सब तो आपने गए होंगे और यहाँ का बर्गर पिज्जा वगैरह ट्राई जरूर करा होगा, सबने ही किया होगा। ऐसा मैं मान के चलती हूँ। वहां पे भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हम सर्विस ले रहे हैं, यानी कि हम एंटरटेनमेंट टैक्स हमें भरना पड़ता है, तो ये भी सरकार को टैक्स जाता है। थोड़ा 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 इकट्ठा करके सरकार के पास काफी फंडिंग हो जाती है। और सरकार को ये क्यों चाहिए? सरकार को इसीलिए चाहिए क्योंकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी या फिर और भी चीजों में जो पैसा चाहिए होता है वो टैक्स की फॉर्म में उन्हें मिल जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ आ गया कि जो जीएसटी है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट नहीं है। मतलब हर एक एम्प्लॉय, हर एक कंज्यूमर देता है, चुकाता है। और जो जैसे डोमिनोज गए, आपने वहां पे कोई भी पिज्जा खरीदा, आप इसकी एक स्लिप भी देख सकते हैं गूगल पे, या फिर जब आप पिज्जा लेने जाएंगे तो वहां पे जो आईजीएसटी एंड सीजीएसटी के नाम से जो टैक्सेस लगते हैं वो सरकार को ही जाते हैं। फिर ये जो हमारे डोमिनोज या जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना सारा फंड इकट्ठा करते हैं, जितना भी उन्होंने जीएसटी जो है वसूला है कंज्यूमर से, उनको इकट्ठा करके सरकार को रिटर्न की फॉर्म में फाइल कर देते, जीएसटी भर देते। इतनी बात समझ आई? सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो जीएसटी लॉ है, ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जीएसटी जो है वो एक्चुअल में जीएसटी का लॉ क्या कहता है, ठीक है।
तो देखो भाई, जीएसटी का जो लॉ है वो रेफर करता है, एक तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में कुछ और चर्चा देना चाहूंगी मैं आप लोगों को। सबसे पहले जीएसटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट बेस मॉडल है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था जुलाई 1 2017 को। जिस जैसे ही ये आया था, इसने अपने साथ काफी सारे मल्टीपल जो कास्केडिंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट का लगना, एक्साइज का लगना, सर्विस टैक्स का लगना, ये सारी चीजें हटा करके एक वन नेशन वन टैक्स आया था, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। ये मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीजें भी नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जीएसटी लॉ रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, कि भारत देश के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विस जो भी चीजें हो रही हैं, खरीदी बेची जा रही हैं, तो उस पर टैक्स जो है लगता है। इट इंक्लूड रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ लेवी कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। द लॉ इंश्योर अ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अक्रॉस द कंट्री बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने अभी बताया। मेनली जो गवर्न किया जाता है सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी यहाँ पर लगाया जाता है। इतनी बात आपको अच्छे से थोड़ी समझ आ जानी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएसटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सीजीएसटी, ठीक है, सेकेंड इज एसजीएसटी एंड थर्ड वन इज आईजीएसटी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि सीजीएसटी जो होता है वो हमारे कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उस पर ये चार्ज किया जाता है। एसजीएसटी की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सेम ही है, बट जो आईजीएसटी होता है वो हमारे कलेक्ट जो किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ऑन इंटर स्टेट सप्लाई पे एंड इम्पोर्ट पे। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, और जो जो मैं बताती जा रही हूँ ना वो आपको लिखते रहना है। और मैं करंट वाले टैक्स स्लैब की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में जो है टैक्स जो है वो कितना लगता है, क्योंकि हर किसी का सेम नहीं होता कि किसी पे यहाँ पर जो है टैक्स की जो स्लैब है वो कितने कितने परसेंट पे है। तो सबसे पहले अगर मैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे करंट जीएसटी की जो स्लैब्स हैं वो बता दूं मैं। एक तो आपकी 0% की है, एक आपकी 5% की है, एक आपकी यहाँ पे 18 है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ 18% की है, और एक आपकी 40% की है, यहाँ लिख दिया मैंने। इस चीज को जरूर नोट डाउन कर लेना। तो लिखते चलो कि जो 0% की होती है स्लैब, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर नहीं लिखा तो मैं आपको नोट कराऊंगी, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले जो 0% की होती है स्लैब जो हमारी, उसमें सब कुछ एग्जम्प्ट है, यानी अप्लाई की जा रही है एसेंशियल अनपैक्ड फूड, जो गुड्स जो है, जो सामान जो है वो अनपैक्ड है, जो कि पैक नहीं है। अनब्रांडेड स्टेपल्स हो गए, आपकी स्पेसिफाइड इंडियन ब्रेड हो गई, किताबें हो गई, या फिर आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें जो आती है, जो मैंने ड्रग्स की बात करी है वो लाइफ सेविंग की बात करी है, जो आपकी जिंदगी बचाता है, दवाइयां वगैरह, ये सारी चीजों पर जो है आपको एग्जम्प्ट है, कोई भी यहाँ पे स्लैब का परसेंट नहीं है, 0 है। 5% की बात करूं, इस 5% की, तो यहाँ पर 5% में मेरिट रेट आता है, जिसको हम पैक्ड फूड, बेसिक फुटवियर आते हैं, जो फार्म मशीनरी है, इरिगेशन इक्विपमेंट्स है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सोप बार है, ये सब 5% में आता है कि ये सारी चीजें खरीदोगे तो 5% का टैक्स लगेगा। 18% जो लगता है वो स्टैंडर्ड स्लैब कहलाता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ कॉमनली यूज गुड्स होता है, जिसके अंदर जैसे कि कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, कोई घर के कोई अप्लायंसेस आप खरीद रहे हो, चिमनी खरीद रहे हो, या कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उस पर 18% लगेगा। आईटी है, या फिर कोई फाइनेंशियल की सर्विस है, टेलीकॉम है, या मेडिकल, या आपकी कोई मिडिल क्लास व्हीकल, टू व्हीलर खरीद रहे हो, कोई छोटी गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसमें 18% लगेगा ही लगेगा, उससे आप नहीं बच सकते, क्योंकि ऑलरेडी करंट जीएसटी स्लैब 2026 के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नाउ लास्ट जो आता है 40% का जो आता है, उसमें आप नोट डाउन करना कि 40% में आता है लग्जरी रेट आता है, ठीक है। यानी कि जो फ्लैट रेट अप्लाई होता है वो साइन गुड्स पे होता है, जैसे टबैको है, पान मसाला है, ड्रिंक्स है आपकी, ठीक है, बेवरेजेस हैं, लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उन पे 40% का लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड
ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? 12 और 18 28% मैंने आप लोगों को बताया। सो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया भी आप लोगों को। तो देखो भाई उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें तो एसजीएसटी मैंने समझा दिया, आईजीएसटी भी समझा दिया। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट जो कि था यूटीजीएसटी। इसको हम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं एक बारी हम। जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ ना, वो भी आपको जिन बच्चों ने इसकी पीडीएफ ले लिया ना, वो प्रिंट आउट जिन्होंने निकाल रखे हैं, हमसे भी लिए थे हार्ड कॉपी, तो प्लीज उसको ना साइड में ना लिख लो। जो मैं एग्जाम्पल बताती जा रही हूँ ना, वो आपको लिखते रहना है, ठीक है? तो यूटीजीएसटी लिव्ड ऑन सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटरी। जो भी हमारी सप्लाई होती है वो यूटी के अंदर अगर होती है, यूनियन टेरिटरी के बेस पे होती है, तो इट इज सिमिलर टू एसजीएसटी। ये बिल्कुल सिमिलर है एसजीएसटी के, बट अप्लाई होता है यूटीज में यानी यूनियन टेरिटरी में। फॉर एग्जाम्पल सेल विद इन चंडीगढ़ इंक्लूड यूटीजीएस, यानी जो भी सेल हो रही है विद इन चंडीगढ़ ही हो रही है, लेकिन उसमें यूटीजीएस लग रहा है, ठीक है? इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पर ना एक दो पॉइंट्स और है, मैं बता दूं कि यूटी जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है अप्लाई ऑन यूटी विदाउट अ सेपरेट लेजिस्लेचर, यानी कि तो 5 एलिजिबल टेरिटरीज हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये जो मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज बताई हैं, वो सारी की सारी इसमें 5 एलिजिबल टेरिटरीज हैं, जो कि मैंने नाम बता दिया आपको। तो ये आपको जरूर लिखना है। साथ ही साथ जो यूटीजीएसटी है वो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो यूटीजीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इन यूटी दैट हैव देयर ओन स्टेट लेजिस्लेचर सच एज दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है? इनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इनके खुद के अपने ओन स्टेट लेजिस्लेचर है, इसीलिए यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता। दीज टू रीजन आज इसकी जगह पे यहाँ पे एसजीएसटी लगता है, ठीक है? सो आई होप आपको क्लियर है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है एंड इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। सो कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी लॉ? जीएसटी लॉ के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना कि डेफिनेशन पूछ ली जीएसटी की, ठीक है? क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जरूरी नहीं है वो यही क्वेश्चन हो, टॉपिक यही रहेंगे आपके एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछे तो भी समझ लेना यही आंसर है। मान लो कि आपका एग्जामिनर आपसे जो है सिर्फ एक क्वेश्चन बनाता है कि वन नेशन वन टैक्स एक्सप्लेन, तो आप सोचोगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो आपने हमें कराया नहीं, बट मैंने करवाया, ये बात जीएसटी की ही कर रहा है, ठीक है? तो कोई भी पॉइंट लेके वो स्टेटमेंट बना देंगे क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है? क्योंकि हमने पेपर लीक नहीं किया, हम अपना एक्सपीरियंस और अपना जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको दे रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस और हमारा जो भी हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, खुद की एनालाइज कर रहे हैं, उसकी मदद से ही बताते हैं कि यही टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। तो जीएसटी लॉ के कुछ उद्देश्य पूछे, फीचर पूछे, या फिर कोई फीचर को ही उन्होंने पॉइंट बना के एक्सप्लेन करने को बोला है, तो यहीं से क्वेश्चन होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी लॉ इज सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जीएसटी का जो मेन मकसद है वो यही है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिया के अंदर बहुत सिंपल हो जाए। रिप्लेस कर दिया उसने मल्टीपल टैक्सेस को विद इन अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स। जीएसटी ने इम्प्रूव किया है ट्रांसपेरेंसी को, टैक्स बर्डन को कम कर दिया है। एंड पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लाइक जब अकाउंट्स भी हम लोग पढ़ते थे ना, तो वहां पे जैसे कोई माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, अगर आप पुराने बुक उठा के देखो, जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली किताब पढ़ी है या डीके कोयल किताब पढ़ी है, उसमें देखोगे अगर आप 2000 मतलब मैं बात करूं 2005 का एडिशन उठा के आप देख लो, 2006 का एडिशन उठा के देख लो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके उसके अंदर आपको बहुत सारे टैक्सेस लगाने पड़ते थे, ठीक है? तो क्वेश्चन तो करने में डिफिकल्टी होती थी, बट साथ में टैक्स लगाने में भी डिफिकल्टी होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा वन नेशन वन टैक्स, ठीक है? ये हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू को इंक्रीज कराने में जीएसटी मदद करता है। वन नेशन वन टैक्स से मतलब है कि जीएसटी का मकसद ही क्या है, क्रिएट अ सिंगल टैक्स सिस्टम अक्रॉस इंडिया, की पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स रहना चाहिए, मल्टीपल टैक्सेस को रिमूव कर दो, जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स हटा दिए जाए, ठीक है? सो नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि रिमूव टैक्स ऑन टैक्स थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था वो भी हटाया जाए, टैक्स का बर्डन इससे कम होगा। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट है, ठीक है? तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है क्योंकि जो जीएसटी सिस्टम है वो काफी ऑनलाइन हो चुका है,
ट्रांसपेरेंट हो चुका है, क्योंकि हर एक पर्सन को जीएसटी नंबर चाहिए अगर वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ब्लिंकिट, इन सब पे भी अगर करना चाहता है, कोई भी काम, कोई भी सर्विस देना चाहता है, तो उसको पहले यहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, सो दैट ही वो यहाँ काम कर पाएगा। सो मीशो पे भी है ऐसा, बट मीशो के लिए अगर आप अपनी स्टेट से बाहर काम करते हो, अपने एरिया से बाहर काम करते हो, तो भी जीएसटी चाहिए। इट रिड्यूस कॉर्पोरेशन इट रिड्यूस करप्शन एंड टैक्स इवेशन। ये जो करप्शन हो रहा है उससे कम हो जाएगा, टैक्स इवेशन कम होगा, लाइक डिजिटल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आजकल जीएसटी की जो फाइलिंग होती है वो ऑनलाइन होने लग गई है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है कि इट सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसीजर एंड कंप्लायंस, बिजनेस कैन ऑपरेट मोर इजीली। जो हमारे बिजनेस हैं वो काफी इजीली ऑपरेट किए जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया, सिंगल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बात बन जाती है। बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होती है, क्योंकि जीएसटी प्रमोट करता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, कि आप नंबर लो और सीधा अपना ट्रेड करना स्टार्ट करो या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और हमारे स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होते हैं अक्रॉस स्टेट, यानी हमारे स्टेट से बाहर जाना चाहते हैं तो स्मूथली मूवमेंट हो जाती है। यूनिफॉर्म टैक्स रेट है, यानी कि सेम जीएसटी रेट लगता है प्रोडक्ट पे इन ऑल स्टेट, हर एक स्टेट में इस तरीके से सेम लगेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा दिया है ऑलरेडी कि कितने परसेंट का क्या क्या है और किस किस पे क्या क्या लगता है। तो जीएसटी के रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 0 निल है, जीएसटी के रेट 5% है, 12% जो है आपके प्रोसेस फूड और मोबाइल फोन्स पे लग रहा है, 18% जो लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक, सोप, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, 28% जो है टोबैको प्रोडक्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया। और एक और आता है इसके अंदर स्पेशल जो रेट्स होते हैं, वो होते हैं सम आइटम हैव स्पेशल जीएसटी रेट्स लाइक 3% और 0.25%। दीज अप्लाई टू स्पेसिफिक गुड्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है जैसे, या कोई रफ डायमंड है, उन सब पे लगाया जाता है, ठीक है। कंपनसेशन सेस क्या होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाता है लग्जरी और हार्मफुल गुड्स पे, क्योंकि ये कंपनसेट क्योंकि इट इज यूज टू कंपनसेट स्टेट सेस टू टोबैको, लग्जरी कार्स, इन सब पे तो लगाया ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। एंड जीएसटी के रेट्स यहाँ दे रखे हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिट अंडर जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी यहाँ पे बोला कि ऑडिट क्या होती है अंडर जीएसटी। तो ऑडिट अंडर जीएसटी मींस एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न, डॉक्यूमेंट ऑफ अ टैक्स पेयर टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर, टैक्स पेड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम। देखो भाई, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, ठीक है। देखो, इसमें बताया गया कि ऑडिट जो होती है, एक तरीके से ऑडिट का मतलब होता है खाते चेक करना। जैसे हम कहते हैं ना कि सीए भी होता है, तो वो भी अकाउंट चेक करता है, पूरे साल क्या किया अकाउंटेंट ने, तो ऑडिट करता है वो। तो ऑडिट वैसे ही जीएसटी के अंदर जो होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देख रेख हो रही है कि रिकॉर्ड जो हो रहा है वो किस सही से हो रहा है नहीं हो रहा, रिटर्न सही से फाइल हो रही है नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट जो है टैक्स पेयर के वो सही से वेरीफाई है या नहीं, जितनी टर्नओवर दिखाई है वो सही है कि नहीं, टैक्स चुकाया नहीं चुकाया, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कितना हुआ है। ये जो वर्ड आ रहा है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ी होगी उन्हें तो पता होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बताती हूँ। लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का मतलब है, लेट सपोज मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैंने कोई आईफोन खरीदा है, तो मैं जो है क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है। तो यानी जो टैक्स मैंने भरा था वो मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर है। तो इट इंश्योर दैट द टैक्स पेयर इज कंप्लाई विद जीएसटी लॉ प्रॉपरली। ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी, जो ऑडिट किया जाता है वो कंडक्ट किया जाता है बाय टैक्स अथॉरिटीज और बाय प्रोफेशनल के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि ये हमारे एरर्स को पकड़ने में मदद करती है और जो टैक्स के एवेशन होते हैं उसको प्रिवेंट करती है। जीएसटी के ऑडिट के यहाँ पे कुछ यहाँ बताए गए हैं, मीनिंग बताया गया कि ये तो हमने ऊपर समझ लिया। यहाँ पे जीएसटी ऑडिट के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि देर आर मेनली 3 टाइप्स होते हैं इसके। एक तो होता है टर्नओवर बेस्ड ऑडिट होता है, एक डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है, एक होता है स्पेशल ऑडिट जो हमेशा करवाई जाती है ताकि हर एक चीज चेक हो पाए। ईच हैज डिफरेंट कंडीशन, हर किसी की डिफरेंट कंडीशन होती है। ऑडिट बाय जीएसटी जो होता है, ऑडिट जो की जाती है वो जीएसटी ऑफिसर या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के द्वारा कराई जाती है, और ज्यादातर 50 to 70,000 इतनी तो मिनिमम फीस रहती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, जो कि है टर्नओवर बेस्ड ऑडिट। ये टर्नओवर बेस्ड होती है, यानी कि अर्लियर रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस अबव अ सर्टेन टर्नओवर लिमिट, इट इंश्योर प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन, जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्योंकि जीएसटी नंबर लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिजनेस है दैट मीन्स तभी लिया, जैसे किसी की बहुत बड़ी
मान लीजिए किसी की कपड़े की बहुत पुरानी शॉप है, उसमें काफ़ी माल है, करोड़ों का सामान है उसमें, तो यानी कि लार्ज ट्रांज़ैक्शन को कवर अप करने के लिए यहाँ चेकआउट होती हैं चीज़ें। बिग कंपनी मेंटेनिंग ऑडिट जीएसटी रिकॉर्ड, यानी जो बड़ी-बड़ी कंपनी है वो जीएसटी के रिकॉर्ड को मेंटेन कराने के लिए ऑडिट करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आता है डिपार्टमेंटल ऑडिट, कंस्ट्रक्टेड बाय जीएसटी अथॉरिटी टू चेक कंप्लाइज, यानी कि जीएसटी की जो अथॉरिटी है वो कंडक्ट कराती है, डिपार्टमेंटल ऑडिट कराती है, ताकि बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ टैक्स पेयर चेक हो पाए। यानी जीएसटी ऑफिसर अगर विजिट कर रहा है बिजनेस प्रेमाइसेस में तो समझ लेना डिपार्टमेंटल ऑडिट ही है ये। स्पेशल ऑडिट जो होती है वो होती है ऑडिट इन केस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए की जाती है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट भी इन्हें कर सकता है। ऑडिट का पर्पस ही यही है, मेन मकसद ये है कि करेक्ट टैक्स पेमेंट होनी चाहिए, फ्रॉड से हम बच सके, ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, डिटेक्टिंग रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जो होता है उससे हम बच सकते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आता है ना, यहाँ पर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी मींस द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कंडीशन है अंडर विच जीएसटी इज चार्ज ऑन जीएसटी। ये तो हमें पता है जीएसटी किस पे चार्ज हो रहा है, कोई भी सामान पे या किसी भी सर्विस पे, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट है एक इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस दैट मीन सर्टेन टर्नओवर लिमिट को वो पूरा करे, और ये रिक्वायर्ड होता है रजिस्टर करना, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे किसी को बिजनेस करना है तो विदाउट जीएसटी आप वहां रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो होता है, सेलिंग प्रोडक्ट इन अ शॉप अट्रैक्ट जीएसटी, यानी यहाँ पर जो है जैसे सेल करना है, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, तो ये सब जरूरी होता है। बिजनेस की एक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है सेलिंग गुड्स एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इज टैक्सेबल, यानी कि जो जीएसटी अप्लाई होता है तभी अप्लाई होता है व्हेन सप्लाई इज मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और सप्लाई हो रही है तो भी जीएसटी अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है पर्सनल ट्रांजेक्शन जनरली नॉन टैक्सेबल, जो हमारी पर्सनल जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती। यहाँ पे ना एक चीज और बताइए कि जो जीएसटी है ना वो एप्लीकेबल होता है व्हेन टर्नओवर एक्सीड अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, स्मॉल बिजनेस बिलो लिमिट आर एग्जम्प्ट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल 40 लाख टर्नओवर फॉर गुड्स इन मोस्ट स्टेट, ज्यादातर स्टेट्स में 40 लाख तक की टर्नओवर अगर है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, भरना ही पड़ेगा। एंड इंट्रा स्टेट में क्या बताया गया, इंटर स्टेट में क्या बताया, इंटर स्टेट, तो जीएसटी अप्लाई होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट, यहाँ पे स्टेट अलग अलग हैं। आईजीएसटी चार्ज होगा कुछ केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड हो रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली से अगर गुजरात सामान जा रहा है तो वो इंटर स्टेट है। इंट्रा में क्या होता है, सेम स्टेट में काम होता है, जैसे कि सेल विद इन द सेम स्टेट, यानी कि गुजरात में ही सामान बना और गुजरात में ही बिक गया तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर स्टेट चेंज हुई दिल्ली से गुजरात या दिल्ली से कोई और दूसरी स्टेट हो जाती है, यूपी हो जाती है, तो समझ लेना वो इंटर स्टेट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है क्या होता है। एंड रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम क्या होता है, इसमें होता है सम केसेस बायर पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सेलर, दिस कॉल्ड रिवर्स चार्ज। सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लाई, यानी कि हमने सर्विस ले ली किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो वो हमारा क्या कहलाता है, आरसीएम कहलाता है। ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन तो मैंने अभी बता दी है, जो ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा जो आजकल सामान बिक रहा है ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो सब। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंटी प्रॉफिटेरिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, एपी का मतलब होता है इन शॉर्ट, बिजनेस शुड नॉट अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ जीएसटी रेट रिडक्शन और इनपुट टैक्स क्रेडिट, they must pass on benefit to consumer by reducing prices. Their provisions ensure fairness, protect consumer from being overcharged. It is an important rule under GST law. यानी कि जो एपी है इसका मतलब ही यही है कि बिजनेस शुड नॉट अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहा बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ जीएसटी रेट रिडक्शन, चाहे वो जीएसटी के रेट में रिडक्शन ही क्यों ना आ रही हो, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से उसको कोई लालच नहीं है कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इफ जीएसटी रेट फॉल प्रोडक्ट प्राइस मस्ट ऑल्सो फॉल, ये बात सच है कि अगर जीएसटी का कोई प्राइस गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट प्राइस भी जो है बढ़ेगा, वो भी घट जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है द मेन एम ऑफ द प्रोटेक्ट कंज्यूमर, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है वो प्रोटेक्ट रहे, फेयर प्राइसिंग उसके साथ हो, ऐसा नहीं है जीएसटी घटा दिया और हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं जीएसटी के नाम पे, तो ये जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है कंज्यूमर का वो स्टॉप हो जाए।
कंज्यूमर शुड गेट बेनिफिट ऑफ टैक्स रिडक्शन, और कस्टमर को जो है एक तरीके से टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिले। लीगल प्रोविजन की बात करूं, इट इज कवर अंडर सेक्शन 171 ऑफ द CGST एक्ट। इट मेक पासिंग बेनिफिट टू कंज्यूमर कंपल्सरी, लॉ रिक्वायर रिडक्शन इन द प्राइस आफ्टर टैक्स कट। ठीक है, लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि कस्टमर बचा रहे। पासिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें है रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट शुड रिड्यूस सेलिंग प्राइस, कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ रही है तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कम होना चाहिए, ये नहीं कि हम ज्यादा बोल के कस्टमर को लूटते रहें। पेनल्टीज है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, इसमें भी क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ ओवर प्राइसिंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रहा। और पेनल्टीज भी हैं, पेइंग पेनल्टी फॉर नॉट रिड्यूसिंग प्राइस, कि अगर हम प्राइस नहीं गिरा रहे हैं तो पेनल्टीज लगेंगी, तो इस चीज से हमें डर रहेगा तो हम कंज्यूमर को कम लूटेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो देखो भाई, यहाँ पर एक चीज जो है वो हम समझते हैं कि इसमें क्या बताया। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसमें आता है ओकेजनल सप्लाईज इन इंडिया विदाउट अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्लेस बिल्कुल जगह फिक्स नहीं है, फिर भी ओकेजनली सप्लाई हो रही है इंडिया के अंदर, जैसे सेटिंग अप स्टॉल इन एग्जीबिशन, जैसे प्रगति मैदान में कोई स्टॉल लगा लिया, दिवाली पे, ईद पे लगा लिया, तो परमानेंट फिक्स जगह नहीं है सप्लायर की, पर ओकेजनली लगा रहा है, तो समझो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसका मतलब फॉरेन पर्सन या कोई एंटिटी सप्लाइंग गुड सर्विस इन इंडिया, जैसे फॉरेन हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, प्रोवाइडिंग सर्विस इन इंडिया, कि कोई बाहर का कोई मालिक है जो इंडिया में अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। इसमें जो आता है रेजिडेंटल स्टेटस की बात करूं तो इंडियन रेजिडेंट और फ्रॉम इंडिया बट नो फिक्स बिजनेस लोकेशन, वो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया से है, लेकिन उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी टेम्परेरी व्हेन ऑपरेटिंग इन इंडिया, जैसे वो इंडिया में चीजें ऑपरेट करेगा तो उसको जीएसटी टेम्परेरी चाहिए। टैक्स लाइबिलिटी की बात करूँ तो पे टैक्स ऑन सप्लाई ड्यूरिंग द ऑपरेशनल पीरियड। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे पैन और बिजनेस का प्रूफ चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होता है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, सिर्फ 90 डेज तक ही वैलिड होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, रेजिडेंट स्टेटस की बात करूँ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, तो यहाँ पे आता है पर्सन विद नो रेजिस्टेंस, उसका रहने की कोई जगह नहीं है क्योंकि वो बाहर से है और बिजनेस स्टैब्लिश किया उसने इंडिया में, मस्ट रजिस्टर अंडर जीएसटी में वो रजिस्टर कर लिया होना चाहिए। और पे टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई करेगा तो टैक्स पे करेगा जैसे ही वो इंडिया में होगा। पासपोर्ट और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन भी सेम पीरियड पे ही अप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म यानी कि SCM। ये एक तरीके का जो है अंडर जीएसटी इंट्रोड्यूस कंपनसेट स्टेट्स फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का कोई लॉस हो जाता है, कोई रेवेन्यू का लॉस हो जाता है, ठीक है, लिखा एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है जीएसटी उसके बाद कोई रेवेन्यू का लॉस होता है, तो यहाँ पे स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म बनाया गया है। सिंस जीएसटी ने रिप्लेस किया बहुत सारे टैक्सेस को, स्टेट वर एश्योर्ड ऑफ फिक्स ग्रोथ इन रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू जो है फॉल कर गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट द डिफरेंस। अब यहाँ पर मीनिंग तो बता ही दिया, फॉर एग्जांपल समझो, पेमेंट मेड टू स्टेट इफ जीएसटी रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड, कि अगर हमारी जीएसटी की जो रेवेन्यू है हमने जितनी सोची थी उससे, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे भी कम है, तो पेमेंट जो है मेड टू स्टेट होगी। लीगल प्रोविजन की बात करूं तो गवर्न बाय जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट है, कंपनसेशन फॉर एग्जांपल लॉ डिफाइनिंग कंपनसेशन कैलकुलेशन, की कंपनसेशन निकालने की कैलकुलेशन किस प्रकार से करनी है ये आपको सिखाया गया है। कंपनसेशन पीरियड क्या रहता है, कंपनसेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर 5 इयर्स फ्रॉम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017 से 2022, सपोर्ट करता है स्टेट को ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जैसे स्टेट रिसीव कंपनसेशन टिल जून 2022। इसमें आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो कि कंपनसेशन का ना अपना एक पीरियड होता है, जैसे इसमें लिखा भी है कि प्रोवाइड किया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, बेसिस ईयर ऑफ कैलकुलेशन में आता है द रेवेन्यू कंपेयर विद प्रोजेक्टेड ग्रोथ, जितनी ग्रोथ हुई है उससे रेवेन्यू को कंपेयर करना ही बेस ईयर फॉर। तो यहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ कंपनसेशन फंड है ना,
तो इसके अंदर बताया गया, जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि जो हमारे लग्जरी गुड्स है, साइन गुड्स है, तो उन पे जो एक्स्ट्रा लगता है तो वो यहाँ पर वो सोर्स ऑफ कंपनसेशन फंड कहलाता है, क्योंकि कंपनसेशन जो है ना वो पे की जाती है, पेड फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन फंड से वो पे की जाती है। कंपनसेशन सेस में आता है हायर टैक्स ऑन सिगरेट की, ज्यादा सिगरेट्स पे जो है टैक्स लगाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है वो टबैको, कोल, लग्जरी कार्स पे लगाया जाता है, और वो एक तरीके से ऐसा अमाउंट है जो कि हम कंपनसेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? तो देखो भाई, सप्लाई नाम से ही क्लियर है, सप्लाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर, बिकॉज टैक्स इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, की कितना जो है वो गुड्स या सर्विस सप्लाई हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगेगा। ट्रांजेक्शन जैसे सेल करना, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज, डिस्पोजल मेड ऑन कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सेलिंग गुड्स इन अ शॉप, दुकान में हम कोई सामान बेच रहे हैं तो वो भी एक सप्लाई है। फॉर्म की बात करूं तो रेंटिंग अ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कंसिडर सप्लाई, यानी कि सप्लाई में क्या क्या आता है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये सब आता है। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा देते तो वो भी सप्लाई ही है, क्योंकि इसमें सर्विस आ रही है। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन की बात करूं तो इसमें आता है सेलिंग गुड्स फॉर मनी, पैसों के लिए हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, यानी सप्लाई इज मेड फॉर अ प्राइस और कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन इट मे नॉट बी टैक्सेबल, अगर बिना कंसिडरेशन के है कुछ सम केसेस में तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। सप्लाई इन कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट डेली बेसिस पे जो भी बेचते हैं, दाल रोटी, सॉरी दाल रोटी तो नहीं, मतलब दाल है, चावल है, गेहूं है, या फिर कोई आटा है, ये सब जो है। एग्जाम सप्लाई कौन सी होती है? बेसिक हेल्थ केयर सर्विस पे एग्जाम होती है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया अभी तक। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होती है? वो कॉम्बो ऑफ गुड्स होती है। लेट्स सपोज कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्व रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस, वाइल मिक्स सप्लाई इंक्लूड अनरिलेटेड आइटम। कई बार इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लो। कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है, जो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड चीजें होती है वो कंपोजिट में आती है, जो मैंने अभी ऊपर अच्छे से पढ़ाया। मिक्स सप्लाई का मतलब है अनरिलेटेड जो आइटम होती हैं, इसमें टैक्स जो होता है वो डिफर होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई क्या है, कि देखो भाई, सप्लाई डिटरमाइन करती है व्हेन जीएसटी इज एप्लीकेबल, हाउ मच टैक्स इज पेबल, कि कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये सब चीजें हमें बताई जाती है। जीएसटी चार्ज होता है ओनली व्हेन सप्लाई, अगर जब सप्लाई होती है तभी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, चार्ज होता है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी अंडर जीएसटी, ये सब वही है, आप लिख सकते हो, सेम ही है वो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखते हैं इसको। इसमें ना एक क्वेश्चन आया है, इलेबोरेट असेसेबल वैल्यू अंडर जीएसटी। असेसेबल वैल्यू का मतलब क्या है? असेसेबल वैल्यू एक तरीके की ऐसी वैल्यू है ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड, जिसमें जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। इट इंक्लूड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस एडिशनल चार्जेस एंड एक्सक्लूड अलाउड डिस्काउंट, यानी कि हमें करना क्या होता है, जब हमें असेसेबल वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, जो कोई भी गुड्स या सर्विस की जो भी वैल्यू है, लेट सपोज 10,000 है, जितनी भी है वो ले लेनी है, उसमें एडिशनल चार्जेस जोड़ देने हैं जो भी लगे हैं, और उसमें ना माइनस करना है अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो उससे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है। एक ना फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, स्टेप वाइज सोल्यूशन भी है इसके। जैसे बेसिक प्राइस ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया, उसमें हमें एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, जैसे पैकिंग का, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कमीशन, ये सब। अदर कोई टैक्स है वो लगेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, अदर देन जीएसटी है इफ एनी, तो ऐड करेंगे। फिर से एक चीज ऐड करेंगे, अदर चार्जेस जैसे इंटरेस्ट रेट, फीस, ये सब, और डिस्काउंट है तो उसको माइनस करेंगे, बाकी सब ऐड करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारी असेसेबल वैल्यू निकलती है, जिसको हम टोटल ऑफ अबव भी कहते हैं। और स्टेप 6 में क्या होता है, जीएसटी निकालेंगे, असेसेबल वैल्यू इनटू रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कि भाई टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है, इनवॉइस वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बस स्टेप के अकॉर्डिंग सब कुछ पुट करना है। जैसे इन्होंने डाला बेसिक प्राइस 10,000, ठीक है, क्वेश्चन में था। पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब टोटल करके हमारा एक्सपेंस 1,000 रुपये आ गया, और डिस्काउंट माइनस करना है, ठीक है। तो ये करा तो हमारा 10,000 में 1 ऐड करेंगे, 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे, 10,000। तो जो 10,000 आया उसका हमें जीएसटी कैलकुलेशन करनी है, तो 18% लगाएंगे तो 1,800 आएगा। तो 10,000 में 1,800 प्लस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा आफ्टर टैक्स 11,800, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ना शेड्यूल के ऊपर आता है। शेड्यूल क्या है, ठीक है।
तो देखो भाई शेड्यूल का मतलब क्या है, एक बार ये समझेंगे। शेड्यूल डिफाइन करता है हाउ डिफरेंट ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड फॉर टैक्सेशन, की कितनी जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो होती है अलग अलग, उनको टैक्सेशन में कैसे ट्रीट किया जाएगा। यानी दे क्लैरिफाई whether a transaction is considered as a supply, whether it's goods or service, or whether it's not taxable at all। कि यानी कि हम ये चेक करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो सप्लाई में काउंट होगी, गुड्स या सर्विस में जाएगी, या फिर वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। दी शेड्यूल हेल्प इन प्रॉपर क्लासिफिकेशन, और यही मदद कराती है कि क्लासिफिकेशन में कि कौन सी चीज लेनी है, कौन सी नहीं लेनी और किसको अवॉइड करना है। ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड में। नेक्स्ट आता है इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। देखो इसका ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो सबसे पहले देखो शेड्यूल समझ गए। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लाई इशू करता है जब भी वो कोई सामान या सर्विस को सप्लाई करता है। जैसे कि इट कंटेन, जिसमें काफी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, सप्लायर का नाम, जीएसटी, जीएसटी नंबर, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स चार्ज, इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स, आईटीसी। हर एक चीज यहाँ पे लिखी जाती है ताकि प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी की, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कंप्लाइज अंडर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग है। फॉर्मेट दे रखा है कि भाई सप्लायर की डिटेल लो, पहले नेम एड्रेस ये सब लो, इनवॉइस की डिटेल, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इशू एंड उसके एड्रेस। ठीक है, क्वांटिटी कितने हैं गुड्स की, टैक्सेबल वैल्यू, अगर कोई डिस्काउंट है तो सीजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल अमाउंट, सिग्नेचर, ये सब कुछ यहाँ पे रखना होता है। तो इसी प्रकार से है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट तो समझ लिया इसका, और इसका इसी सिंपल फॉर्मेट का ना यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया कि किस तरीके से। यहाँ पे देखो जैसे कि एबीसी ट्रेडर है, उसका जीएसटी नंबर है। आप किसी भी, जैसे कोई बड़ी बड़ी दुकान शोरूम होता है उसमें में जीएसटी नंबर ना ऊपर लिखा रहता है। लाइक अगर आप मैकडॉनल्ड्स भी गए होंगे ना तो वहां पे भी जीएसटी नंबर लिखा होगा। पहले तो टिन नंबर होता था, लेकिन अभी जीएसटी नंबर होता है जो कि यहाँ पे 16 डिजिट का होता है, जिसके अंदर नंबर भी आ जाते हैं और आपके अल्फाबेट्स भी आते हैं। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर दे रखा है, डेट भी दे रखी है, एंड इस प्रकार से है। बिल टू, बिल किसके लिए है, उसका क्या जीएसटी नंबर है, पर्टिकुलर अमाउंट की गुड्स की वैल्यू देखो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तो सेम लेवल पे लगता है। टोटल वैल्यू कितनी है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की वैल्यू उठाई गई है। सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ कम टू द 15th क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या होती हैं। तो पेनल्टी जो होती है वो एक तरीके से इसलिए दी जाती है ताकि हम जो जीएसटी भरने से बच सके वो ना बच पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें थोड़ा ना समझने वाला होता है कि मतलब हम जो एक बारी टैक्स वगैरह की चीजों में घुस जाते हैं, यानी कि हमें लगता है कि नहीं भाई अब तो हमें सरकार को पैसा नहीं देना है, तो हम उससे बच सके। ठीक है, बच सकें, तो इसीलिए पेनल्टी जो है सरकार लगाती है और बताती है, डराती है, सो दैट हम टाइमली उसको भरें। तो पेनल्टी आर इम्पोज व्हेन अ टैक्स पेयर डज नॉट फॉलो जीएसटी रूल प्रॉपरली। पेनल्टी लगती तब है कि जब कोई टैक्स पेयर है और उसने जो है जीएसटी के रूल को सही ढंग से फॉलो नहीं किया, तो पेनल्टी लगेगी। अब कई बार क्या होता है, हम लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं पर रिटर्न फाइल नहीं करते। भले ही अगर हमारा स्टार्टिंग में बिजनेस या कोई सर्विस अच्छी नहीं चल रही तो निल की भरनी होती है, बट भरनी जरूर होती है। अगर हम नहीं भरते तो पेनल्टीज बढ़ती रहती है। दीज इंक्लूड एरर लाइक लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आ गया ना कि हमने अगर अपनी रिटर्न को फाइल लेट किया है, या फिर हम पेमेंट नहीं कर रहे, टैक्स नहीं भर रहे, या कोई हमने इनकरेक्ट रिपोर्टिंग करी है। मेन पर्पस ऑफ पेनल्टीज इंश्योर कंप्लाइज एंड प्रिवेंट टैक्स इवेशन। यानी कि जो इसका मेन पर्पस ही यही है कि हमें जो है टैक्स जो है भरना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। और जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिपेंड करता है उसके टाइप पे और सीरियसनेस पे ऑफ द ऑप्शंस। तो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करूं तो पेनल्टी जो चार्ज होती है, जीएसटी रिटर्न आर नॉट फाइल्ड ऑन टाइम पे हम नहीं करते, तो पर डे के बेसिस पे यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाता है कि 50 रुपीज पर डे डिले इन फाइलिंग रिटर्न की, हम टाइमली नहीं भरेंगे तो 50 रुपए दिन के लगेंगे। फिर आता है नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करें तो इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट पे टैक्स, अगर उसने टैक्स पे नहीं किया या फिर पे किया लेस देन रिक्वायर्ड या पेनल्टी इम्पोज हो गई, तो 10% ऑफ टैक्स लगेगा और 10,000 विच एवर इज हायर, जो इनमें से ज्यादा होगा वो लगेगा। नॉट पेइंग जीएसटी ऑन सेल मेड, सेल करी है और फिर भी हमने जीएसटी नहीं पे किया तो इतना तो लगेगा ही। फ्रॉड और टैक्स इवेशन की बात करें तो जैसे कि हमने अपनी सेल को छुपा लिया,
ठीक है, ताकि हमें टैक्स ना भरना पड़े। तो वो एक फ्रॉड का केस है, टैक्स इवेशन का केस है। इन केस ऑफ फ्रॉड और इंटेंशनल इवेशन हैवी पेनल्टी इंपोज होगी, जो कि इट कैन बी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स अमाउंट होगी, जो कि हमें चुकता करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, क्योंकि एक बार अगर सरकार के पास आपने जीएसटी ले लिया और डाटा चला गया और आपने नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी। रॉन्ग इनपुट टैक्स आईटीसी जो होता है वो क्या होता है, क्लेमिंग आईटीसी विदाउट वैलिड इनवॉइस। बिना वैलिड इनवॉइस के अगर आप आईटीसी क्लेम करोगे तो वो रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट में कंसीडर होगा, यानी पेनल्टी चार्ज होगी इफ आईटीसी इज रॉन्गली क्लेम और यूज। ठीक है, इट इंश्योर करेक्ट करेक्ट वाली आपको चाहिए होगी क्रेडिट यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है फेलियर टू रजिस्टर। इफ अ पर्सन लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी डज नॉट रजिस्टर, पेनल्टी इज इम्पोज्ड। यानी बिजनेस क्रॉसिंग लिमिट बट नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, कि अगर उसने कोई अपनी बिजनेस ने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया और जो उसका रजिस्ट्रेशन है बट नॉट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, और उसने रजिस्ट्रेशन भी टेक नहीं करा, फिर भी उसने अपने बिजनेस की लिमिट को क्रॉस किया, तो फेलियर टू रजिस्टर में आएगा। यानी इफ अ पर्सन लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी डज नॉट रजिस्टर, पेनल्टी इज इम्पोज। कि अगर कोई पर्सन लायबल है, ठीक है, चुकता करना है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, डज नॉट रजिस्टर्ड, तो उसको भी यहाँ फेलियर का केस माना जाएगा। इनकरेक्ट इनवॉइसिंग भी कई लोग करते हैं, यानी कि इशूइंग इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई, बिना एक्चुअल सप्लाई के ही इनवॉइस इशू कर दी, यानी कि रॉन्ग और फेक इनवॉइस बना दी है ताकि वो पेनल्टी से बच सके, तो वो इनकरेक्ट इनवॉइसिंग कहलाएगी, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की उसमें जरूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर में आता है नॉट अलाइंग इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी पेनल्टी इंपोज होती है फॉर टैक्स पेयर ऑब्स्ट्रक्ट जीएसटी ऑफिसर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। यहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ इंस्पेक्शन जो होती है, अगर उसमें कुछ पकड़ा जाता है तो यहाँ पे बताया गया नॉट अलाइंग इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जनरल पेनल्टी आता है स्मॉल प्रोसीडियल मिस्टेक हो गई, कोई माइनर ऑफेंस हो गया, ठीक है, इस तरीके से, यानी जनरल पेनल्टी में भी अप्लाइड, जो जनरल पेनल्टी होती है वो इसमें लग जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है बैगेज के ऊपर। बैगेज जो होता है रेफर करता है पर्सनल बिलोंगिंग्स को ऑफ पैसेंजर को दैट आर कैरिड वाइल ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, कि अगर कोई ट्रैवलर या कोई इंडिविजुअल ट्रैवलिंग कर रहा है इंटरनेशनली, तो उसके अंदर जीएसटी जो होता है, अंडर जीएसटी बैगेज इज जनरली गवर्न बाय कस्टम लॉ एंड सेंट्रल एग्जाम्पशंस मिलती हैं जो प्रोवाइड की जाती है, जैसे गुड्स बॉट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, की अगर हमने कोई सामान खरीदा तो अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट में आता है तो कुछ हमें एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, वाइल एक्सेस गुड्स में अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो जीएसटी अप्लाई होता है। तो ड्यूटी फ्री अलाउंस कौन से होते हैं, पैसेंजर आर अलाउड टू ब्रिंग गुड्स अप टू सर्टेन वैल्यू विदाउट पेइंग टैक्स, कि अगर कोई पैसेंजर को अलाउ किया गया है कि वो सामान ला सकता है कहीं बाहर गया तो बिना किसी टैक्स के, तो उसकी एक लिमिट सेट करी गई है, लिमिट इज फिक्स बाय लॉ, जैसे कि गुड्स अप टू 50,000 अलाउ फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर, कि अगर कोई बाहर गया है घूमने के लिए, कोई ट्रैवलर गया है तो उसको इंटरनेशनल ट्रैवलर को सिर्फ 50,000 तक का सामान ही अलाउड है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और उससे ज्यादा लगेगा तो टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन एक्सेस बैगेज। ठीक है, तो ये आता है ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक बियॉन्ड लिमिट, अगर वो अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाता है तो टैक्स लगेगा। इट इज वैल्यू एक्सीड द अलाउड लिमिट, कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी में भी चार्ज। पर्सनल यूज ऑफ कंडीशन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पशन इज गिवन ओनली फॉर गुड्स मीन फॉर पर्सनल यूज। हम अपने कोई पर्सनल यूज के लिए सामान ले रहे हैं, पर्सनल लैपटॉप है वर्सेस गुड्स फॉर रीसेल है, तो कमर्शियल गुड्स टैक्सेबल होते हैं, पर्सनल वाले पे जो है हम टैक्स से बच सकते हैं, वो भी एक लिमिट जो सेट की गई है। प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड गुड जो होते हैं लाइक सर्टेन केमिकल वेपन्स जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, सर्टेन गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, मनाही है उनकी कि आप उसको खरीद के बैगेज में नहीं यूज कर सकते हो, और ये कंट्रोल किया गया बाय द लॉ। ग्रीन एंड रेड चैनल क्या होते हैं, इसके अंदर होता है पैसेंजर यूज ग्रीन चैनल नथिंग टू डिक्लेयर और रेड चैनल गुड्स टू डिक्लेयर। इट हेल्प इन कस्टम चेकिंग, ये एक तरीके से कस्टम की चेकिंग होती है, जो अच्छे से चेकिंग करते हैं जो एयरपोर्ट वगैरह पे, डिक्लेयरिंग हाई वैल्यू गुड्स एट एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की चेकिंग होती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं लाई जा रही है या फिर जो हमारी लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कस्टम रूल्स एप्लीकेबिलिटी, कि बैगेज जो होता है मेनली गवर्न बाय कस्टम रूल्स अलोंग विद जीएसटी प्रोविजन, इट इंश्योर प्रॉपर टैक्सेशन। कस्टम ऑफिसर चेकिंग लगेज, जो हमारा कस्टम का ऑफिसर होता है वो एक तरीके से हमारे लगेज को अच्छे से चेक करता है कि हम कोई सामान ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, किस टाइप का ला रहे हैं, वो सारी चीजें लगेज चेक होते हैं।
नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा एक्सप्लेन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द सी, ये एक तरीके से सी का पार्ट है जो कि लाई करता है अप टू 12 nautical miles from the baseline in the Indian coast. India has the full sovereignty over the area just like an land territory. These water are considered part of India legal taxation purpose including GST. देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि यहाँ पर वाटर बेस्ड एक्टिविटी की या वाटर जो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं इनकी बात नहीं होगी, सिर्फ एयरपोर्ट की बात होगी, या फिर जो हमारा सामान गाड़ियों में जा रहा है सिर्फ उनकी बात होगी। यहाँ पे इंडियन टेरिटोरियल वाटर की भी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कंसीडर पार्ट ऑफ इंडिया है वो लीगल और टैक्सेशन पर्पस के लिए है इंक्लूडिंग जीएसटी। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द एरिया इज ट्रीटेड एज सप्लाई विद इन इंडिया। तो देखो भाई, सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर का मतलब ही यही है कि इफ द सी एरिया एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट इट इज अंडर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया, कि वो हमारे जो है फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया में काउंट किया जाएगा। जैसे सी एरिया नियर इंडियन कोस्ट लाइन, जो हमारा सी का जो एरिया है वो किसके नियर है, इंडियन कोस्ट लाइन के। लीगल स्टेटस की बात करो, जीएसटी कस्टम लॉ अप्लाई इसमें भी होता है, क्योंकि ये ट्रीट किया जाता है पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी का ही एक पार्ट है। ऑल इंडियन लॉ अप्लाई है, यहाँ पे भी हमारे इंडियन के लॉज अप्लाई होते हैं। कवरेज अंडर जीएसटी की बात करो तो सर्विस प्रोवाइड ऑन शिप विद इन 12 नॉटिकल माइल्स में भी जितनी सर्विस प्रोवाइड हो रही है वहां पे भी हमारा जीएसटी जो है एप्लीकेबल है। स्वेगिनिटी ऑफ इंडिया की बात करो, फिशिंग शिपिंग रेगुलेटेड बाय इंडिया, ये सब भी जो है इंडिया का फुल राइट अधिकार है उसके रिसोर्सेज पे, एक्टिविटी पे, उस एरिया के अंदर तो कंट्रोल होता है सिक्योरिटी एंड ट्रेड पे। बेसलाइन कॉन्सेप्ट में भी यही आता है कि डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम शोर, कि कॉस्ट लाइन जो है, बेसलाइन जो है वो मेजर करी जाती है। द मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम द बेसलाइन, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, एंड उसका जो रेफरेंस पॉइंट है फॉर कैलकुलेटिंग 12 नॉटिकल माइल। इसकी इंपॉर्टेंस ही यही है, गुड्स एंटर हो जाते हैं थ्रू सी रूट्स, यानी जो हमारा सामान है, जो भी गुड्स हैं वो भी एंटर हो जाते हैं हमारे एरिया में किसके द्वारा, सी रूट के द्वारा। ठीक है। एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में होता है टेरिटोरियल वाटर आर रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल लॉ, अदर कंट्री मस्ट रिस्पेक्ट द लिमिट, और काफी कंट्रीज इसकी लिमिट को भी रिस्पेक्ट करती है। जैसे फॉरेन शिप फॉलो इंडियन लॉज इन द जोन, अपने जोन में वो इंडियन के लॉज को भी फॉलो करते हैं फॉरेन शिप्स वाले। सिक्योरिटी कंट्रोल में आता है कोस्ट गार्ड कंट्रोलिंग स्मगलिंग, इट हेल्प इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग इलीगल एक्टिविटी मॉनिटर बाय अथॉरिटीज। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रखी है, कुछ कंट्रोल रखा गया है, जैसे स्मगलिंग का होना, उसको कंट्रोल करना, ये सब चीजें। ठीक है। उसके बाद ड्यूटी क्या होती है, तो ड्यूटी हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। ड्यूटी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स, कि भाई ड्यूटी क्या है, एक तरीके से टाइप ऑफ टैक्स है जो कि इम्पोज किसके द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट भारत सॉरी सरकार द्वारा, जो कि गुड्स पे होता है। व्हेन दे आर इम्पोर्टेड, हम कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ड्यूटी लगती है। इट इज मेनली कलेक्टेड अंडर कस्टम लॉ। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी, वो जीएसटी थोड़ा सा अलग है। ड्यूटीज आर चार्ज रेगुलेट ट्रेड, हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, जनरेट रेवेन्यू, इससे ना सरकार की रेवेन्यू जनरेट होती है, इसलिए ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। एंड ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि भाई जो हमारा जीएसटी के ऊपर ही है ये एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीगेट वैल्यू अंडर जीएसटी, ये एक बार समझ लेते हैं। एक मिनट। हाँ, तो एग्रीगेट जो हमारी वैल्यू होती है मींस द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, या फिर कोई एग्जम्पशन मिली है सप्लाई पे, एक्सपोर्ट का होना, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन, इट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, के बेसिस पे होती है जीएसटी अप्लाई होता है इसमें। तो इसमें ना कुछ यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई सबसे पहले ना फॉर्मेट यानी कैलकुलेशन बताई गई है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। फिर आता है एग्जाम सप्लाई को ऐड कर दो, एक्सपोर्ट है तो उसे जोड़ दो, इंटर स्टेट सप्लाई है तो जोड़ दो, तो उससे एग्रीगेट वैल्यू टोटल ऑफ अबव निकल जाएगा। ठीक है। इसमें जो है जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, डू नॉट इंक्लूड इनवर्ट सप्लायर, अंडर रिवर्स चार्ज को हम नहीं लेंगे। वही क्वेश्चन दिया गया है, बस उसमें सारी चीजें पुट करनी है और एक एग्रीगेट वैल्यू कैलकुलेशन निकल जाएगा, सबको जोड़ना है बस। ठीक है। कितना कितना दे रखा था, 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 प्लस 1, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया, 13 प्लस 1 14 लाख हो गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, वेट,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि लास्ट है वो है टोटल टैक्स पेबल। तो टोटल टैक्स पेबल अंडर जीएसटी इज द फाइनल अमाउंट दैट अ टैक्स पेयर हैज टू पे। यानी जो हमारा टैक्स पेयर है जिसको सरकार को टैक्स चुकाना है, एक फाइनल अमाउंट जो होता है वो पहले कैलकुलेट करता है, फिर गवर्नमेंट को जो है वो भरता है आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी। यानी कि आईटीसी एडजस्ट करने के बाद इट इंक्लूड जीएसटी और आउटवर्ड सप्लाई एंड एनी एडिशनल लायबिलिटी है तो वो सब यहाँ पे देखी जाएगी। इसकी ना एक फॉर्मेट है इसका भी। सबसे पहले क्या करना होता है, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है सेल्स पे, उसके बाद रिवर्स चार्ज कोई है तो उसको जोड़ दो इफ एनी, उसके बाद ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यानी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स प्लस आरसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये सब मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको। और इनपुट टैक्स यानी आईटीसी को माइनस करना है। जैसे कि नेक्स्ट टैक्स नेट टैक्स पेबल इज इक्वल टू ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस हमें पुट करना है। जैसे कि आउटपुट टैक्स 50 था, आरसीएम 5000। ठीक है, तो दोनों को ऐड करा 55 हो गया ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, और आईटीसी माइनस करना है जो कि 20 दे रखी थी। ठीक है, तो टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है निकल के, ये आ रहा है हमारा 35,000, क्योंकि 55 माइनस 20 करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, देख लेते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर एक चीज बताएगी, आईटीसी तो अच्छे से एक्सप्लेन मैंने ऊपर ही कर दिया था क्या है ये। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है, जैसे एक और यहाँ पे दे रखा है, वेट, फॉर्मेट की बात करूँ तो देखो वही है, कैलकुलेट आउटपुट टैक्स ऑन सेल। हमें जांचना है एलिजिबल आईटीसी को, यानी जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ गुड्स कोई है तो उसको भी हमने यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, तो यानी कि नेट टैक्स पेबल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो सब कुछ गिवन है, अब पुट करते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स 30 था, आईटीसी 18 था, दोनों को माइनस करेंगे 12,000, नेक्स्ट टैक्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा, मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को कराया है। और इसकी न्यू टैक्स स्लैब कहाँ का अप्लाई होता है, इसका मीनिंग काफी कुछ पढ़ा दिया है। सो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी मैंने करवा दी है। ड्यू वाले इग्नू वाले सब इसको अच्छे से पढ़ के समझ के चले जाना है। एक और वीडियो ऑलरेडी वैसे मैंने बना रखी है पहले, वो भी आप देख के जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।